नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला की जो है क्लास लेके आया हूँ, जिसमें कंप्लीट वर्णमाला आपको मैं पढ़ाऊँगा। और इसके अगले वीडियो में इसी से रिलेटिव आपको टेस्ट फॉर्म में अगला वीडियो मिलेगा, जिसमें लगभग मैं 100 से 150 क्वेश्चन कराऊँगा, जो इनफ होगा वर्णमाला के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और जब भी वीडियो को देखा करिए आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो में सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हमको। तो जब भी वीडियो को देखा करो, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वर्णमाला के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ही हमारा क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को, जो वर्ण होता है हमारा, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, इसी के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। और अब इसमें आ गया, अगला आता है हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जब हम किसी ध्वनि को दृश्य के रूप में लिखते हैं तो उसे ही वर्ण कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला का क्या है? का अगर मैं बोल रहा हूँ का, तो ये हमारी हुई ध्वनि। क्या हुई? जब मैंने बोला का तो ये हमारी हुई ध्वनि। लेकिन जब मैंने इसी का को लिख दिया का, तो अब ये हमारा हो गया वर्ण, क्योंकि अब हमको ये दृश्य के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी जब मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ वो हमारा वर्ण हुआ। जब मैं किसी चीज़ को सिर्फ सुन सकता हूँ तो वो हमारा ध्वनि के फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे भी का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ये अपना अलग अलग है, लेकिन जब इन्हीं को हम व्यवस्थित कर देते हैं इसे ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अब आती है बात लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण जो होता है, वर्ण लिपि के चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण लिपि के चिन्हों को ही कहते हैं, ठीक है। जो वर्ण होता है, वर्ण लिपि के चिन्हों को ही कहा जाता है, ठीक है। वर्ण लिपि के चिन्हों को कहा जाता है। अब बात आती है कुल वर्ण की। अब हमें जो पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो हमें वर्णमाला में टोटल 52 वर्णों को, 52 वर्णों को पढ़ना है, जिसमें से 11 हमारे स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 हमारे उच्चिप्त व्यंजन होते हैं और 2 हमारे अयोगवाह होते हैं। तो इन सब को मिलाकर टोटल 52 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह जिन्हें अंग और आह कहा जाता है, अयोगवाह की संज्ञा इनको दी गई है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अयोगवाह कहे जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम अब इन्हीं अक्षरों को, जो हमारे 52 वर्ड हैं, इन्हीं को हम बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। 52 जो हमारे वर्ण हैं, इन्हीं को हम बांट के पढ़ेंगे। तो जिसमें से 11 स्वर थे, तो हम पहले 11 स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है उनको हम व्यंजन कहते हैं।
स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की ज़रूरत होती है। बिना स्वर के व्यंजन को बोलना नामुमकिन है। ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह जो होते हैं ये तो ना पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। ये बीच के होते हैं, ना इनको स्वर में रखा जाता है ना ही इनको व्यंजन में रखा जाता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। जैसे अंग और आह। ठीक है। अयोगवाह 2 अक्षर होते हैं हमारे, अंग और आह। तो चलिए आगे देखते हैं, स्वर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। स्वर: छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल हमारे 11 स्वर हो गए हैं। कितने हुए हैं? ये टोटल हमारे कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वर लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अगर स्वर की कुल संख्या पूछे तो भी 11, और लिखने के आधार पर पूछे तो भी 11। लेकिन यदि अर्थ के आधार पर पूछता है, तो एक माइनस हो जाएगा, इसमें 10 होते हैं। ठीक है। एक बार फिर से, लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है। अब आती है बात उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है। अब बात आती है जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी उत्पत्ति और जिह्वा दोनों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के अग्र, मध्य और पश्च। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि अग्र, मध्य और पश्च में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अगला हेडिंग आता है मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं। टोटल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो एक माइनस हो जाएगा, टोटल 10 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। और जिह्वा यानी जीभ के आधार पर पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है। इसके बाद मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग सिर्फ जानो कौन और कितने प्रकार का होता है, आगे विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है होंठों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो होंठों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे 2 होंठ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो इसी से आप लोग याद रखना कि होंठों के आधार पर अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वृत्तमुखी और आवृतमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है इसको बोलते समय हमारा होंठ जो है वृत्त के आकार में बनेगा, और आवृतमुखी का मतलब होता है कि इसको बोलते समय हमारा मुख जो है, होंठ जो है वृत्त नहीं बनाएगा। ठीक है। स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको पीछे बताया था 3 प्रकार के होते हैं ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो वही यहाँ पे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर में कौन आता है, दीर्घ स्वर में कौन आता है, प्लुत स्वर में कौन आता है। ठीक है।
तो ह्रस्व स्वर इसी को लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर इसी को कहते हैं। चाहे ह्रस्व बोले, लघु बोले या फिर मूल बोले, तो इसमें यही स्वर आते हैं। कौन कौन से? इसमें ह्रस्व बोल रहे हो आप छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पे सब चीज़ छोटा आएगा, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री, तो चलो छोटा नहीं होता है। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लघु स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन आएगा? दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, ऊ, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ई आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हुए, ठीक है। अब संयुक्त स्वर आता है। इसी दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर भी आते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है? ये संयुक्त स्वर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है। ये विजातीय स्वर होते हैं, इनको विजातीय स्वर भी बोलते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में जैसे रा, आम, राम, ठीक है, ऐसा। तो मूल स्वर, ठीक है, कौन आता है? एक बार आंख बंद करिए आप लोग। मूल स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर में कौन आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। संयुक्त स्वर में कौन आएगा? ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब चलते हैं संयुक्त स्वर की तरफ। अब ये हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब हम आगे पढ़े थे जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क्या पढ़े थे? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर में कौन कौन आता है? अग्र में छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, ठीक है। अग्र स्वर में कितने हैं? अग्र स्वर में 4 लोग आते हैं, ई, ऐ, ठीक है। ई और ए, ऐसे याद रखिए, ई और ए, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, ठीक है। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, आ, छोटा आ। मध्य स्वर में कौन आता है? छोटा आ। अब आ गया आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर में यही 3 के अलावा उसमें जो बचा है वही आ जाएगा, ठीक है। 3 का मतलब ई, ए, आ। टोटल कितने हो गए? 4 1 5, यहाँ पे हो गए, बचा 6। जो बचा है वही हो गया। बचा कौन है? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। इस आ को आगत स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। इस आ को आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है। आगत स्वर बोला जाता है। अब आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार से फिर से रिवीजन। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन आता है? ई आता है, बड़ा ई आता है, ए आता है, ऐ आता है। और मध्य में कौन आता है? मध्य में अपना आएगा आ, ठीक है। पश्च में कौन आ रहा है? पश्च में जो बचा है वही आ रहा है। तो कौन बचा है? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ठीक है। जीवा के आधार पर हो गया। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर मुख को 4 तरीके से खोला जा सकता है। मुख कितने तरीके से खुलता है? तो आप लोग बताएंगे मुख 4 तरीके से खुल सकता है। कैसे कैसे खुलेगा? समृत, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, ठीक है। आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, समृत, विवृत। जब समृत रहेगा तो अर्ध समृत भी होगा, विवृत रहेगा तो अर्धविवृत भी होगा। समृत स्वर का मतलब, समृत का मतलब होता है मुख लगभग बंद होता है। समृत का मतलब होता है मुख लगभग बंद होता है। तो इसमें कौन कौन आता है? ई और ऊ आता है। कौन आता है? ई और ऊ आता है। दोनों ई और दोनों ऊ आते हैं, ठीक है। समृत में कौन कौन आता है? ई और ऊ, दोनों ई, दोनों ऊ, ठीक है। अब अर्ध समृत में कौन आएगा? मुख थोड़ा सा खुला होगा। इसमें मुख जो है थोड़ा सा खुला होगा। इसमें कौन आता है? ओ आता है और ए आता है, ठीक है। इसमें समृत में कौन आएगा? ई और ऊ आएगा। अर्ध समृत में कौन आएगा? ओ और ए आएगा, ठीक है। विवृत स्वर, विवृत, मुख पूरा खुला होगा।
अब बोलिए, आप लोग खुद बोलिए आ। आ। जब आ बोलेंगे आप लोग तो मुख पूरा खुल जाएगा आपका, आप बंद करके मुख बोल ही नहीं सकते हैं आ बड़ा, ठीक है। अर्ध संवृत में अर्ध विवृत में कौन कौन आएगा? अर्ध विवृत का मतलब होता है मुख आधा बंद रहेगा, या आधा बंद रहेगा या आधा खुला रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन है? यहाँ पे बड़ा आया है तो यहाँ पे आधा रहेगा, तो इसका मतलब छोटा आ, ए, ओ और आ, ठीक है। छोटा आ, ए, ओ और आ। इस आ को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, ठीक है। होस्ट के आकृति के आधार पर, होस्ट के आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मैंने बताया था होंठ कितने होते हैं। होंठ दो होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो होंठ के आकृति के आधार पर अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे होंठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो वृत्तमुखी स्वर होता है, वृत्तमुखी स्वर होता है। दूसरा कौन सा होता है? आवृत्तमुखी स्वर होता है। वृत्तमुखी मतलब बोलते समय होंठ वृत्त बनाएगा। क्या बताया था मैंने आपको? बोलते समय होंठ जो होगा आपका वृत्त बनाएगा, और जो आवृत्तमुखी होगा वहाँ पर बोलते समय वृत्त नहीं बनाएगा। तो वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन सा आएगा? वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन आएगा जो बोलते समय वृत्त बनाएगा? वो कौन कौन? जैसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। इनको आप बोलेंगे तो आपका होंठ वृत्त के आकार में बनेगा। वृत्तमुखी में कौन कौन आएगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। आ को अगर स्वर बोलते हैं। आवृत्तमुखी स्वर में वृत्त नहीं बनाएगा, कौन होगा? आ, बोलिए आप। आ, मुंह खुल रहा है, वृत्त नहीं बना रहा। आ, ई, ए, ऐ, यहाँ पे वृत्त नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में पूरा रिवीजन कराऊंगा फिर से, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था वर्ण किसे कहते हैं ना, अब यहाँ फिर से बता रहा हूँ वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। यही चीज़ मैंने पीछे भी बताया था ना, कि जो है जैसे मैंने किसी दृश्य चीज़ को, किसी भी ध्वनि को जब मैं दृश्य के रूप में लिखता हूँ, जिससे का लिख दिया, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसी को वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी उसी को वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। अब स्वर कौन से हैं? स्वर मैंने आपको पीछे पूरा पढ़ा दिया है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर 11 होते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अपने स्वर हो गए, ये अपने दो आगत, ठीक है, आगत स्वर हो गए, ठीक है। अब स्वरों का निपटारा हो गया है, अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। कहाँ चलते हैं? अब हम अपने व्यंजन भाई की तरफ चलते हैं। व्यंजन हमारे कितने थे? मूल व्यंजन तो 33 होते हैं, टोटल व्यंजन कितने होते हैं? टोटल व्यंजन 41 होते हैं, 41, ठीक है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, लेकिन टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चलिए पढ़ाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं का, खा, गा, घ, अंगा, ठीक है। ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ, ये हमारा चौथा हुआ, ये हमारा पांचवा अक्षर हुआ, ठीक है। इसी क्रम में सभी, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी का, चा, टा, ता, पा कितने वर्ग होते हैं? तो हमारे यहाँ 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, जिसे इसको का वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको का वर्ग बोलते हैं, इसको चा वर्ग बोलते हैं, इसको टा वर्ग बोलते हैं। जो हमारा पहला अक्षर होता है उसी के नाम पे हम उस पूरे वर्ग का नाम रख देते हैं। का, चा, टा, ता वर्ग, और लास्ट वाला हमारा पा वर्ग होता है, ठीक है।
इसी के नाम पे हम इसको वर्ग में बांट देते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होता है तो टोटल कितने हुए? 25। कभी कभी पूछता है कि 5 वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, तो 25 वर्ग अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अस्पर्श व्यंजन, इसको हम बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन या अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 25 है। ठीक है, कितना बताएंगे? 25। ये जो हमारा 5वां अक्षर है, ये जो हमारा 5वां अक्षर है अंगा ईड़ा नामा, इसको हम पंचमा अक्षर या फिर नासिक के अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर या नासिक अक्षर बोलते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां जो है इन सभी को हम पंचमा अक्षर या फिर नासिक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, का, चा, टा, ता, पा, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग हो गए। उसके बाद या, रा, ला, वा, इसको क्या बोलते हैं? ये या, रा, ला, वा, ये है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्या है? या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 4, जो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो यही होते हैं, या, रा, ला, वा। कितने? या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये उष्मी व्यंजन किसे बोलते हैं? तो उष्मी व्यंजन बोलते हैं सा, 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 हा, सा, 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 हा। ठीक है, उष्मी व्यंजन कितने होते हैं? उष्मी व्यंजन भी 4 होते हैं, सा, 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 हा। ये इन सा का क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तालव्य वाला सा है, ये मूर्धा सा है, इन सभी सा का क्रम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सा, 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 हा। ठीक है, ये दांतव्य सा है। ठीक है, सा, 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 हा। ठीक है, कभी कभी इसका क्रम पूछता है कि इस सा के बाद कौन सा सा आएगा, तो इनका आपको याद होना चाहिए। पहले तालव्य होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंतव्य होता है। ठीक है, इन तीनों सा का क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिनका नाम है छत्रंग, ज्ञ और श्रा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। उष्मी व्यंजन कितने होते हैं? उष्मी व्यंजन होते हैं 4, सा, सा, साहा। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जो आगे मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए या और वा, जो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा है, उसी में से जो या और वा है उसको अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। किस चीज़ की? या और वा को अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। ला जो है इसको पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, और रा को लुंठित बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं? लुंठित। अब अभी मैंने आपको इन तीनों सा का नाम बताया था। ठीक है, इन तीनों सा को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको दंतव्य बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इस सा को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो इस तालव्य सा है। ये का, चा, टा, ता, पा जैसे 5 वर्ग होता है, तो केटीएम 2 मतलब तालव्य वाले में चला जाएगा। ठीक है, ये मूर्धन्य है, ये दंतव्य है, ये दांत से बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? या वा को अर्धस्वर बोलेंगे, ला को पार्श्विक, और रा को लुंठित, सा, सा, सा को तालव्य सा है, मूर्धन्य सा और दंतव्य सा। ठीक है, अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। और संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना होता है? तो जो हमारा छत्रंग्या और श्रा होता है, ये जो हमारा छा बना है, ये का प्लस सा से मिलकर बना होता है। और आप लोग हमेशा ध्यान देना, ये जो का होता है, का के नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा। आपको 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, लेकिन आप लोगों को वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें नीचे हलंत लगा हो, का प्लस सा। ठीक है, का प्लस सा। जैसे त्रा है तो ये कैसे रहेगा? ता रहेगा, ता के नीचे हलंत रहेगा, प्लस रा रहेगा, त्रा बन गया। ठीक है, ज्ञा कैसे बनता है?
तो क्या बनता है जा, जा, हलंत, इया। ठीक है। सरा कैसे बनेगा, तो सा रहेगा, सा के नीचे हलंत रहेगा, उसके बाद रा रहेगा। ठीक है। आप लोग ध्यान जरूर देना, सा के नीचे हलंत जरूर रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया हो का छत्रंग्यांसरा कैसे बनता है, का प्लस सा से, ये मूर्धन्य सा है। और एक बात आप लोग ये भी ध्यान देना, यहाँ पे मूर्धन्य सा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आपको तालव्य सा भी मिलेगा, दांतव्य सा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मूर्धन्य सा आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। त्रा में ता प्लस रा होगा, ज्ञा में जा प्लस या होगा, सरा में सा प्लस रा होगा। ठीक है। व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण मैंने कर दिया है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण आता है घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व मतलब घोष, अघोष और सघोष। प्राणत्व मतलब महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, तो पहले मैं देखता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, जब भी पूछेगा प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो दो प्रकार से बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प मतलब छोटा होता है, महा मतलब थोड़ा मजबूत बड़ा। ठीक है। तो अल्प मतलब 1, 3, 5। ठीक है। इसकी शुरुआत छोटे से होगी, 1, 3, 5। अल्प में 1, 3, 5 होगा। 1, 3, 5 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ 1, 3, 5 में क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे का, एक सेकंड, जैसे ये हुआ अपना का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। 1, 3, 5 का मतलब क्या हुआ, 1, 3 और 5। ठीक है। का, गा, अंगा, 1, 3, 5, ये अपना अल्प प्राण है। अल्प प्राण में और क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आता है, यारा लावा। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है, यारा लावा। और कौन आएगा, स्वर आएगा। ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये कितना आएगा, 1 वर्ग से 3 आएगा, तो 5 वर्ग में कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे तो 29 वर्ड होगा, 29 या 30। ठीक है। जब री को जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। ठीक है। तो समझ गए आप लोग अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है। अल्प प्राण में आता है अपना 1, 3, 5 आता है। 1, 3, 5 से मतलब हो गया, इसमें 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है। 3 चीज़ें। ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होगी, 1, 3, 5 होगा। दूसरा चीज़ कौन सा होगा, यारा लावा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। तीसरा कौन सा होगा, स्वर होगा। ठीक है। अब आते हैं महाप्राण की तरफ चलते हैं। महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण की शुरुआत मतलब थोड़ा बड़े से होगी। इसमें अल्प था तो 1 से हुई, महाप्राण में 2 से होगी। ठीक है। महाप्राण में 2 और 4, 2 और 4 का मतलब क्या होता है, 2 और 4 का मतलब क्या होता है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। 2 और 4 का मतलब होता है अपना खा हो गया और घा हो गया, खा हो गया और क्या हो गया, घा हो गया। ये अपना महाप्राण हो गया। ठीक है। महाप्राण में और क्या 2 चीज़ें होंगी, 2 और 4 है ना, यहाँ पे 3 संख्या थी, 1, 3, 5, तो यहाँ पे 3 चीज़ था, ये था प्लस एक तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ था, यहाँ पे 2 है, 2 ही होगा। एक तो ये होगा, दूसरा सा 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 हा होगा। ठीक है ना। ये टोटल कितने होते हैं, तो 4 ये हो गया, 1 वर्ग से 2 तो 5 वर्ग से 10 हो गया, 10, 4, 14 हो गया। ठीक है। कितने होते हैं, कभी कभी संख्या भी पूछता है कि महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे महाप्राणों की संख्या 14 होती है। ठीक है। अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, 29 या 30 में आपके ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए मैं एक नया पेज लेके आप लोगों को बताता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, तो चलिए आप लोग बताइए इसमें अल्प प्राण कौन कौन से हैं। तो अल्प प्राण में मैंने आपको बताया था कौन कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है ना। तो आप लोग बताइए इसमें अल्प प्राण में कौन कौन है, मैं गोला करूँगा। ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन होगा, इसमें पहले वर्ग में का वर्ग में कौन होगा, का होगा। तीसरा कौन होगा, गा होगा। पांचवा कौन होगा, अंगा होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हर जगह चा होगा, जा होगा, या होगा, टा होगा, डा होगा,
और ये अड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ता होगा, पहला होगा, तीसरा होगा ना और पांचवा होगा, ठीक है। पहला पा होगा, तीसरा बा होगा, पांचवा माँ होगा। ये क्या हो गए? ये सब हो गए हमारे अल्प प्राण। कौन है? अल्प प्राण। अल्प प्राण में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता, क्या क्या होता है? अब पहला तो हो गया अपना 1 3 5 हो गया। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा अंतस्थ व्यंजन होगा। कौन था अंतस्थ व्यंजन? 4 थे, यारा लावर थे। और क्या? तीसरा चीज़ क्या है? सारे के सारे स्वर थे, ठीक है। अब चलिए आप लोग बताइए, इसमें महाप्राण कौन कौन होगा? महाप्राण में मैंने आपको बताया था 2 होता है, और कौन होता है? 4 होता है, ठीक है ना। 2 और 4 होता है। तो ये सारे 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, ठीक है ना। ये सारे महाप्राण हो गए। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है? काचा टाता पा होता है, और ये 5वां होता है, ठीक है। काचा टाता पा 5वां होता है, और गा के नीचे जितना है गा जा डा दा बा, ये हो गया, ठीक है ना। आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए, या फिर आप लोग महाप्राण याद कर लीजिए। एक चीज़ याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को दूसरा सब कुछ याद ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था महाप्राण में 2 4 होता है, 2 और 4 होता है ना। और एक चीज़ बताया था, इसमें 2 चीज़ है तो इसमें 2 चीज़ होगा, इसमें 3 है तो 3 बताया था मैंने, 3 चीज़ें होती हैं। इसमें 2 कौन कौन होगा? एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा था? सा सा हा हो गया, ठीक है ना। कौन था? सा सा हा हो गया, ठीक। अब हम चलिए अघोष के बारे में बताते हैं आप लोगों को। क्या बताते हैं? अघोष। देखिए, महाप्राण, अल्प प्राण और अघोष में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अघोष में, अल्प प्राण में मैंने आपको बताया 1 3 5, महाप्राण में 2 और 4। इतना बढ़िया ट्रिक भी बता दिया है कि इसमें तीन गिनती है, 1 3 5 है, तो इसमें 3 चीज़ें होंगी अल्प प्राण में। क्या क्या? 1 3 5 होगा, प्लस अंतस्थ व्यंजन होगा, प्लस सारे स्वर होंगे। उसमें 2 और 4 है तो उसमें 2 ही चीज़ होगा। 2 और 4 होगा, प्लस एक चीज़ और होगा। क्या होगा वो? सा हा होगा, ठीक है। अब चलिए अघोष और सघोष पढ़ते हैं। अघोष का मतलब होता है आगे वाला, है ना। अघोष से मतलब कुछ ऐसे हमको लग रहा है कि आगे के बारे में बात कर रहा है। अघोष का मतलब आगे। अघोष का मतलब आगे वाला, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। और इसमें क्या होगा? सा होगा, तीनों सा। अघोष में क्या क्या आएगा? पहला और दूसरा, हर वर्ग का, काचा टाता पा जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्ग का पहला और दूसरा होगा। मतलब का और खा होगा, चा और छा होगा, ता और ता के बाद था होगा, टा और ठा होगा, यही, ठीक है। 5 2 पंचे 10, 10 प्लस 3 13 होगा। अघोष टोटल कितने होते हैं? अघोष कितने होते हैं टोटल? तो अघोष 13 होते हैं, ठीक है। अब चलिए सघोष के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सघोष क्या होता है? अघोष जब 1 2 हो गया, सघोष 3 4 5 बचा। इसमें तो क्रम है, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब देखिए, मैंने वही जो ट्रिक वहाँ पे बताया था, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 4 5 है तो यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी? 3 4 5 होगा, प्लस स्वर होगा, प्लस यारा लावा हा होगा, ठीक है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर भी होगा, प्लस यही एक चीज़ हा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। टोटल सघोष कितने हैं? 31। टोटल सघोष कितने हैं? 31। अघोष कितने हैं? 13 हैं, ठीक है। समझ में आए बात कि समझाएं इसको भी? समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अघोष 1 2 थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए अघोष का मतलब मैंने बोला 1 और 2। क्या बोला? अघोष का मतलब होता है पहला और दूसरा। तो ये जो हर वर्ग का पहला दूसरा होगा, यहाँ तक 5वें वर्ग का, ये हमारा सारा अघोष हो जाएगा। और ये जो तीसरा चौथा पाँचवा बच रहा है, ये हमारा सघोष हो जाएगा। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं तो यहाँ पे यही तीनों सा जुड़ जाएगी। क्या? सा और सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा?
यहाँ पे सारे स्वर जुड़ जाएंगे, प्लस अंतस्थ जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस यही हा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अघोष की संख्या कितनी होती है? अघोष होते हैं हमारे 13 और सघोष कितने होते हैं? यही 13 को पलट दो 31, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अब तो पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा फैक्ट की तरफ। फैक्ट क्या है? आगत व्यंजन, अभी मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था ना, आगत ऐसे वाला कुछ करके ना, तो आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन किसे कहते हैं या फिर कौन कौन से हैं? तो आगत व्यंजन हैं हमारे आ, का, खा, गा, जा, फा। लेकिन आप लोग ध्यान देना, इस सब के आगे नुक्ता लगा हुआ, जैसे आ लिखा है तो आ के आगे यहाँ पे नुक्ता, का के आगे यहाँ पे नुक्ता, खा के आगे यहाँ पे नुक्ता, ठीक है। गा ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे आगे नुक्ता लगा रहेगा, ये हमारे आगत व्यंजन हैं। लेकिन ऑप्शन में कैसे दिया रहेगा? जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें किसी एक के आगे ऐसे नुक्ता लगा रहेगा, बाकियों के आगे नुक्ता नहीं लगा रहेगा, तो जिसके आगे नुक्ता लगा रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये सभी कहाँ से लिए गए? आगत व्यंजन हमारे कहाँ से आए हैं? तो हमारे अरबी और फारसी से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें नुक्ता वाले वर्ण, ये इसी को नुक्ता कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है इसका नाम भी, ये जो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको नुक्ता बोलते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा जा और फा का प्रयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है। जा और फा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछे कि कुल टोटल कितने व्यंजन होते हैं, टोटल 41 होते हैं, लेकिन मूल व्यंजन जो हैं, मूल व्यंजन 33 ही होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ इसको कैसे वर्णों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे परिवार लिखा हुआ है, तो परिवार में वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। देखिए अब कुछ लोग इसको गिनेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 है तो है, लेकिन इसमें 8 कहाँ है? तो 8 है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 8 कहाँ पर है, ठीक है। देखिए परिवार, ठीक है, परिवार। देखिए जब भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें हमारा स्वर जरूर रहता है। जैसे पा बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आ मैं बोल रहा हूँ, पा के साथ में आ बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला पा, तो अभी इसमें आ लगा हुआ है, तो इसको आ को जब मुझे अलग करना है तो यहाँ पे मैं हलंत लगाऊंगा और यहाँ पे मैं आ लिखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से, अब ये हमारे पा का काम ख़त्म हो गया। अब मैं चलता हूँ रा पर, अब ये हमारा रा हो गया। अब रा के नीचे हलंत लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आ नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे ठीक है। अब इसका रा का भी काम ख़त्म हो गया। अब मैं चलता हूँ वा पर, तो वा, अब वा पर ऐसे वा है, ठीक है, ये वा लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे आ को अलग करना है, तो मैं इसके नीचे हलंत लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बड़ा आ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रा की तरफ, ये हो गया रा हलंत प्लस आ। टोटल गिनिए कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। ऐसे तोड़ते हैं इसको। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ रिवीजन करवाएं आप लोगों को। तो बताइए कुल स्वर कितने होते हैं? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, ठीक है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। लिखने के आधार पर पूछे तो भी 11, अर्थ के आधार पर पूछे तो कितनी होती है? अर्थ के आधार पर 10 होती है, ठीक है। अघोष किसको बोलते हैं? अघोष का मतलब आगे वाला, सघोष का मतलब पीछे वाला। 3 4 5, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, इसमें 3 चीज़ें होंगी। और अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण का मतलब होता है छोटे से शुरू होगा, 1 3 5। महाप्राण किसे बोलते हैं? महाप्राण का मतलब बड़वार, बड़े से शुरू होगी, बड़े से तो बड़ा 2 और 4, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होंगी, इसमें 3 चीज़ें होंगी। अल्प प्राण महाप्राण हो गया ना। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं।
जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। होंठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? होंठ के आधार पर मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। 2 होंठ होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, यही बताया था ट्रिक। तो 2 होते हैं। 2 कौन कौन से? वृत्तमुखी, आवृतमुखी, है ना। 2 बताया, एक में वृत्त बनता है, एक में वृत्त नहीं बनता है। हो गया, लगभग रिवीजन आप लोगों का हो गया। और हाँ, और ये जो हमारा डा और ढा होता है, इस डा और ढा को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, लगभग सभी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लिया है मैंने। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा कल या परसों में, 1 या 2 दिन बाद आ जाता है वीडियो, आ जाएगा, उसमें लगभग मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चीज़ पता लग जाएगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो आपको नहीं भी आता रहेगा वो भी क्वेश्चन आप लोग सही में सही कर देंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 40 में आप लोग 38-39 क्वेश्चन तक आप लोग सही कर जाएंगे, और मेरे इसी वीडियो से जितनी वीडियो हमारी रहेंगी उन्हीं में से आपको मिलेगा सारा क्वेश्चन। तो आप लोग विश्वास रखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी हमारे द्वारा। और चलिए, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।